आज का हमारा टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स इन फंक्शन। तो इसके पहले आप लोग ने बहुत से फंक्शन बनाए, तो वहाँ पर हम फंक्शन की डिफिनीशन में जो भी पैरामीटर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर आर्गुमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने एक ही तरीका पढ़ा कि अगर फंक्शन की डिफिनीशन में हमने पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर दिए हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमने एक तरीका पढ़ा, लेकिन उसके अलावा भी पाइथन कुछ और तरीकों को भी सपोर्ट करता है जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके हैं मेन। फर्स्ट है पोजिशनल आर्गुमेंट, इनको हम लोग रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट भी कहते हैं। सेकेंड है डिफॉल्ट आर्गुमेंट और थर्ड है कीवर्ड आर्गुमेंट, इनको हम नेम्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट कहिए या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहिए या मैंडेटरी आर्गुमेंट कहिए, इसको तीनों कह सकते हैं। ठीक है, ये वही है जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, यानी कि फंक्शन के डिफिनीशन में अगर 2 पैरामीटर हमने दिए हैं तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग 2 वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट या रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट या मैंडेटरी आर्गुमेंट। ओके, जैसे हमने यहाँ पर डिफ नाम का फंक्शन बनाया है, इसमें 2 पैरामीटर दिए हैं ए और बी, और जब इसको कॉल करेंगे तो उस केस में हमने इसी के अकॉर्डिंग 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दी, 30 और 4। तो ए में 30 चला जाएगा और बी में 4 चला जाएगा, और फिर उसके बाद s इक्वल टू ए माइनस बी होने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पर वापस रिटर्न करवा लिया, और जब प्रिंट कराया तो क्या आ गया, रिजल्ट हमारा 26। तो ये वही है तरीका जिस तरीके को अभी हम करते हुए आए हैं। सेकेंड हमारा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और वहां पर कुछ वैल्यू ऐसी है जिसको हम डिफॉल्ट रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे तुम लोग को हम एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे तुम अगर कोई फॉर्म भरते होगे, ऑनलाइन फॉर्म, तो बाय डिफॉल्ट नेशनलिटी में इंडियन सेट होता है। क्यों सेट होता है? क्योंकि अगर वो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो उस केस में ज़्यादा संभावना ये होती है कि उसको जो बच्चे भर रहे हैं वो इंडियन उनकी नेशनलिटी होगी। लेकिन अगर नेशनलिटी इंडियन नहीं है तो बाकी वो दूसरा ड्रॉप डाउन बॉक्स से दूसरी भी नेशनलिटी को सेट कर सकते हैं, दूसरी भी नेशनलिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट क्या वो सेट होता है, इंडियन सेट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमें ये लगता है कि हमारे फंक्शन में भी कुछ ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू को अगर यूज़र न दे तो जो हमारा फंक्शन है उसके लिए एक वैल्यू को अपने आप यूज़ कर ले। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम और रेट। तो हम चाहते हैं कि अगर यूज़र हमारे यहाँ जो हमारी फर्म है उसमें रेट जो है जनरली 10% ही है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र फंक्शन कॉल करे उस केस में अगर रेट की वैल्यू न भी दे तो वहाँ पर अपने आप रेट की वैल्यू 10 हम उसको ले लें। तो इस टाइप की अगर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसी समय जिस वैल्यू को हम चाहते हैं डिफॉल्ट रखना उसकी वैल्यू फंक्शन डिफिनेशन में प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे p की वैल्यू हम चाहते हैं यूज़र जो देगा वही लेंगे, t की वैल्यू यूज़र जो देगा वही लेंगे, लेकिन r की वैल्यू अगर यूज़र देता है तो जो यूज़र वैल्यू देगा वही लेंगे। लेकिन अगर r की वैल्यू नहीं देता है तो उस केस में हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू फंक्शन अपने आप 10 एज्यूम करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो उसका तरीका अभी क्या है कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहीं पर हम उस डिफॉल्ट आर्गुमेंट की जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे देंगे। जैसे हम चाहते हैं रेट की वैल्यू 10 देना तो हमने r इक्वल टू 10 यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है, इस यहां पर लिखा हुआ भी है, ए पैरामीटर हैविंग ए डिफॉल्ट वैल्यू बिकम्स ऑप्शनल इन फंक्शन कॉल। यानी फंक्शन कॉल में आप डिफॉल्ट जिसको आपने बनाया हुआ है उसकी वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर देंगे तो जो वैल्यू आप देंगे वो वाली यूज होगी कैलकुलेशन में, और अगर आप नहीं देंगे तो जो पहले से सेट है, जैसे यहाँ r=10 है, तो अगर हम r की वैल्यू नहीं देंगे फंक्शन कॉल में तो अपने आप ये यहाँ क्या ले लेगा, r की वैल्यू 10 लेके कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है, पी टी और आर पास किया, और आर की वैल्यू को हमने क्या रखा है, डिफॉल्ट। ठीक है, जब इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल करने तो यहाँ हमने तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, पी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, टी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, और आर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो उस केस में क्या होगा, पी की वैल्यू 1000, टी की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू क्या लेगा, 7 ही लेगा। तो जब कैलकुलेशन होगा तो जो हमारा SI1 की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1000 इंटू 5 इंटू 7/100, यानी SI1 की वैल्यू आ जाएगी 350। लेकिन जब हम यहाँ हमने इस फंक्शन को फिर से कॉल किया और केवल दो वैल्यू प्रोवाइड की तो क्या होगा, P की वैल्यू हो जाएगी 1000, T की वैल्यू हो जाएगी 5 और R की वैल्यू क्योंकि हमने प्रोवाइड नहीं की है तो ये फंक्शन जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है 10 R की, उसको मदद से ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। इसलिए यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, 1000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यानी क्या आ रही है, 500। ठीक है, एक बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि जो नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है वो डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसके बाद कोई नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं हो सकता। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट नाम का फंक्शन या SI नाम का फंक्शन डिफाइन करना था तो P की वैल्यू, P नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है तो चलो ये ठीक है, उसके बाद R हमारा क्या डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जो T है ये नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद है, लेकिन ये लीगल फंक्शन डिफिनीशन नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो इसके पहले वाली स्लाइड थी, जो इसके पहले वाली स्लाइड थी जहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, वहां पर क्या था कि पहले हमने P लिखा था, फिर हमने T लिखा था और उसके बाद R लिखा था, क्योंकि हम चाहते थे R को डिफॉल्ट रखना। तो जब R को हम डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो उसके बाद हम किसी नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर को नहीं लिख सकते। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, नहीं तो वो फंक्शन डिफिनीशन इलीगल होगी, आपको एरर वहां पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम लिख दें t=5 तो वो चल जाएगा, क्योंकि अब हमने R को भी डिफॉल्ट बना दिया और T को भी डिफॉल्ट बना दिया तो वो चलेगा। लेकिन अभी इस केस में यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा, ये एरर देगा। ओके, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे जिसको कि आपको सॉल्व करके हमको देना होगा, कि मतलब कुछ फंक्शन डिफिनीशन होगी उसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सी फंक्शन डिफिनीशन इलीगल है, कौन सी लीगल है और क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट की खासियत क्या है कि हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें आर्गुमेंट की वैल्यू उसी ऑर्डर में देनी पड़ती है जिस ऑर्डर में फंक्शन के डिफिनीशन में पैरामीटर की वैल्यू होती है। अगर वहां पर 3 वैल्यू है P R T, पहले P की वैल्यू है, फिर R की वैल्यू है, फिर T की वैल्यू है फंक्शन डिफिनीशन में, तो फंक्शन कॉलिंग में ही पहले P की वैल्यू, फिर R की वैल्यू, फिर T की वैल्यू देनी पड़ती है। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमें मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन के डिफिनीशन में जो पैरामीटर्स हैं वो किस ऑर्डर में। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट की मदद से हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम लोग चाहें तो फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू तो प्रोवाइड करवाएंगे लेकिन उनका ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग चेंज करके लिख सकते हैं। बस उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वहां पर जो पैरामीटर का नाम है उसके साथ ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे।
और उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे कैल्क नाम का हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें 3 पैरामीटर हैं ए बी सी, ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, a प्लस बी डिवाइड बाई सी। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहां पर कॉल कर रहे हैं, तो अब यहां पर अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज नहीं करेंगे तो पहले a की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, फिर b की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, फिर c की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ कि पैरामीटर का नाम और उसके साथ उसकी वैल्यू। यानी हमने किया कैल्क 15 c इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10। तो अब क्या होगा, अपने आप a में 15 चला जाएगा, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 5 लेकर a प्लस बी डिवाइड बाई सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा, 5.0। अब हमने यहां पर क्या किया, c की वैल्यू 15 ले लिया, b की वैल्यू 5 ले लिया, a की वैल्यू 25, इसको सबसे लास्ट में भेज दिया, तो भी ये काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया कि a की वैल्यू 25 होनी चाहिए, b की वैल्यू 5 होनी चाहिए, c की वैल्यू 15 होनी चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 25 प्लस 5 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि 2.0। समझ गए। तो ये है कीवर्ड आर्गुमेंट। इसकी मदद से हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम आर्गुमेंट के ऑर्डर को चेंज करके भी लिख सकते हैं। बस ये है कि वो पैरामीटर के नाम के साथ हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, इसमें बिल्कुल एक चीज ध्यान रखनी है कि वी कैन यूज बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट साइमल्टेनियसली। हम किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वहां पर हम पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जब भी हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट होगा वो किसी भी पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कीवर्ड पहले आ गया और उसके बाद पोजिशनल आर्गुमेंट आया। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। इसके आधार पर भी हम कुछ आप लोग को क्वेश्चंस देंगे जिसमें कुछ फंक्शन कॉल हम आपको देंगे और ये पूछेंगे कि ये इनवैलिड फंक्शन कॉल है या वैलिड फंक्शन कॉल है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर उस फंक्शन कॉल में कीवर्ड आर्गुमेंट पहले है और पोजिशनल आर्गुमेंट बाद में है तो वो हमारा इनवैलिड फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू।